हेलो गाइस। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? चल रही है। हाँ, चलना भी चाहिए क्योंकि मैं जब आपके लिए लॉकडाउन में मैं क्लासेस ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो क्लासेस भी अटेंड करना चाहिए और रेगुलर से पढ़ाई करना चाहिए। तो फिलहाल में सब ठीक है ना? ठीक है। तो कल मैंने थोड़ा सा मेरे मोबाइल चार्जिंग की वजह से एरर आ गया था, वो वहीं पे लेक्चर रुक गया था, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था ईसीजी का। तो इसके लिए खेद है क्योंकि मैं ये पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में डालना चाह रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो 3 लेक्चर देना पड़ा मुझे ईसीजी का। तो इसके बाद मैं यूरेनरी सिस्टम स्टार्ट करूँगा। कुछ बच्चे कमेंट भी किए हैं कि सर आप ईसीजी का लेक्चर देते देते भूल मत जाइएगा यूरेनरी सिस्टम का। तो मैं भूलूंगा नहीं। तो इसके बाद यूरेनरी सिस्टम ही पढ़ाऊंगा। धैर्य रखिए, धैर्य का फल मीठा होता है ना। तो कृपया करके मैं जहाँ से थोड़ा सा याद दिला सकते हैं, मैं किस पॉइंट पे था। अगर नहीं याद दिला सकते हैं कोई बात नहीं, मैं खुद ही जानता हूँ, इतना मेरे पास आईक्यू लेवल है कि मुझे कहाँ तक पढ़ा के मैं गया था और कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं देख रहा था कि आप लोग को याद है कि नहीं। हमको लग रहा है कि मैं हार्ट अटैक का ग्राफ बता चुका था ना जी। हाँ, पागल कहीं का, वहाँ तक क्लासेस नहीं करती हो क्या? देखिए, क्लासेस करिए, मैंने वहाँ तक नहीं बताया था। मैंने जहाँ तक मैं हमें उम्मीद है कि जो क्यू आर एस मैंने रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, जो रिप्रेजेंटेशन में जो क्यू आर एस होता है उसे कंप्लीट वेव के नाम से भी जानते हैं। कंप्लीट वेव और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल ना जी। डीप क्यू आर एस को कंप्लीट वेव भी बोलते हैं और डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल भी कहा जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। डीपोलराइजेशन मैंने क्या होता है ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था। और वेंट्रिकल सिस्टोल, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा हार्ट में जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होते हैं वो सिस्टोलिक अवस्था में आते हैं। मतलब सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में जब आते हैं, तो उस समय जो ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए रहते हैं वो सब वो क्या कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो जब बंद हो जाते हैं तो उसी समय जब बंद होता है ना, तो उसी समय एक हॉट साउंड सुनाई देता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, काफी पूछता है कि जो हॉट साउंड होता है जनरली हमारे हमारे हार्ट में कितने साउंड क्रिएट होते हैं? जनरली तो 4 साउंड क्रिएट होते हैं, लेकिन हम केवल 2 ही साउंड पे डिस्कस करेंगे। जो थर्ड और फोर्थ साउंड जो होता है, इनकी इम्पल्स जो रेट इतना मिनिमम होता है ना कि हॉट साउंड, ये जो लव और डब जो साउंड होते हैं इनकी तुलना में काफ़ी कम होता है, और इसको हम उनमें कंपेयर किया जाए तो काफ़ी नेग्लिजिबल आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जिनकी अधिकता होती है उन्हीं को लेकर हम चलते हैं। तो वैसे साउंड 4 होता है, लेकिन हम 2 ही चीज़ का साउंड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि हार्ट में जो साउंड लव होता है वो कब क्रिएट होता है? तो ये कब क्रिएट होता है, मैंने बहुत बार आपको बता चुका कि जब वेंट्रिकल वाला पार्ट सिस्टोलिक अवस्था में होती है। सिस्टोलिक का मतलब होता है जब वेंट्रिकल वाला पार्ट कंट्रैक्ट अवस्था में आती है, तो उस समय जो साउंड, फर्स्ट साउंड जो क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? लव। ये जो लव होता है ना, ये तभी क्रिएट होता है जब आपका ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो अगर वेंट्रिकल सिस्टोलिक अवस्था में आएगा तो उस समय जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुए हैं वो क्या कर जाएंगे? गेट बंद हो जाएंगे। जब गेट बंद हो जाएंगे ना, तो उस समय जो साउंड क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? लव बोलेंगे। लव 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 वाला है, ये दूसरा कुछ समझना मत, ये लव है ना। तो लव का मतलब लव नहीं, तो आप हार्ट से रिलेटेड इसका मत करिएगा। ये लव है, लव। लव का मतलब होता है कि लव साउंड जो क्रिएट होता है वो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व जो वाल्व होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सही ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व क्या कर रहे हैं। तो आपको मैंने इसमें कंफ्यूज होने वाली की चीज ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। ये जो गेट होता है इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है ना।
तो ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व जब ये बंद होते हैं ना, ये इस तरह से गेट होता है। देखिए ये इस तरह से गेट होता है ना कि जब ये कंट्रैक्ट करेगा, जब ये वेंट्रिकल वाला जब कंट्रैक्ट करेगा तभी ये गेट खुलेगा, वैसे नहीं खुलेगा ना। तो सॉरी, ये आर्कुलर रीजन जब कंट्रैक्ट करता है तब ये खुलता है, ये वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो ये गेट बंद हो जाता है। तो ये जब कंट्रैक्ट करता है ना तो ये गेट अपने आप क्या कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वेंट्रिकल वाला पार्ट, वेंट्रिकल वाला जब पार्ट इस तरह से कंट्रैक्ट करता है ना तो ये गेट जो होते हैं ये क्या कर जाते हैं, बंद कर जाते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं बंद हो जाते हैं। तो उस समय बंद हो जाते हैं तो उस समय जो साउंड क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। सेकेंड साउंड की बात करें, डब। डब तब क्रिएट होता है जब ये वेंट्रिकल वाला पार्ट डायस्टोल फेज में होता है। डायस्टोल का मतलब वो होता है रिलैक्स अवस्था, जब मतलब कि वेंट्रिकल वाला पार्ट जब रिलैक्स अवस्था में आता है तो उसमें सिग्नल वाल्व जो होता है यहाँ पे पाया जाता है, ये क्या कर जाता है, गेट बंद हो जाता है। तो जब ये गेट बंद होता है तो सेकेंड साउंड जो क्रिएट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। सेकेंड साउंड बोलता है डब, डब। सेकेंड साउंड को क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। ये जो डब साउंड तब सुनाई देता है जब सिग्नल वाल्व क्या करते हैं, क्लोज कर जाते हैं। मतलब कि वेंट्रिकल डायस्टोल फेज में हमारा जो साउंड सुनाई देता है उसे हम डब बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको डिस्कस किया था, ये चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता दिया, तो इसमें कोई बात नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैं रिप्रेजेंटेशन पहले मैंने पढ़ाया था कि QRS को हम कंप्लीट वेव बोलते हैं। इसके बाद जो ST वेव आता है, ST वेव, ये बताना था ना जी। ST वेव जो होता है हमारे, ST जो वेव होता है हमारे वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को बताता है। वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को बताता है। ये जो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन है ये हमारा, इसे हम वेंट्रिकल डायस्टोल भी कर सकते हैं, OR वेंट्रिकल डायस्टोल भी कहते हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल कहते हैं। देखिए ST वेव को हम वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन कहते हैं। रीपोलराइजेशन का मतलब सूचना SA नोड से चला होगा और AB नोड के पास आया होगा और पुल्किंजे फाइबर के पास जाते जाते वो जो पोलर नेचर इंपल्स जो होगा वो वापस फिर चला गया होगा ना, सॉरी वहां से आते आते फिर दोबारा आ गया होगा। मैं डीपोलराइजेशन मैंने बता दिया था, तो इसमें थोड़ा सा शांत रहिए। मैं देखिए रीपोलराइजेशन मतलब दोबारा पोलराइज होना ना, मतलब कि SA नोड से आपका इंपल्स चला होगा, SA नोड से इंपल्स चला होगा और वो हमारे AB नोड के यहाँ चला आया होगा, किसके लिए, सेट करने के लिए। तो यहाँ अभी सेट ही कर रहा है तभी दोबारा इंपल्स क्या किया गया, फॉर्मेशन कर गया और इंपल्स दोबारा आ गया। तो इस प्रकार के पोलराइजेशन को रीपोलराइजेशन बोलते हैं। री का मतलब दोबारा पोलराइज हो गया। ST वेव का मतलब कि वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन फेज को बताता है। और वेंट्रिकल डायस्टोल भी हम कह सकते हैं। वेंट्रिकल डायस्टोल का मतलब ये हुआ कि अगर ST वेव में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत है, ग्राफ में अगर रिप्रेजेंटेशन में अगर प्रॉब्लम है, अगर सही ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेंट्रिकल जो पार्ट है, वे जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है वे डायस्टोल स्टेज में नहीं सही आए होंगे। किसी कारणवश या किसी इन्फेक्टेड या किसी दिक्कतें की वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा लेकिन वो डायस्टोल फेज में नहीं आया होगा। डायस्टोल फेज का मतलब यह होता है कि जो कंट्रैक्शन वेंट्रिकल वाला पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रिलैक्स भी होता है, इतना तो पता है ना। तो जब कंट्रैक्ट तो किया होगा, सिस्टोलिक किया होगा, लेकिन यहाँ पे डायस्टोल फेज है। तो अगर ST वेव में अगर किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, लग रहा है कि वो ग्राफिक्स नहीं सही मिल रहा है नॉर्मल ग्राफ से, तो हम अंदाज से ये लगा सकते हैं कि हमारे जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा लेकिन वो सिस्टोलिक अवस्था में नहीं आया, सॉरी
वो रिलैक्स अवस्था में नहीं आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी इन्फेक्टेड या किसी प्रॉब्लम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट तो किया होगा, लेकिन वो रिलैक्स अवस्था में नहीं आया होगा, सही तरीके से नहीं आया होगा। इसकी वजह से वो ग्राफ जो है एसटी वेव का रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही शो नहीं किया है। तो हम तो इतना तो बता ही सकते हैं ना कि कौन से पार्ट में दिक्कतें हैं। जनरली हम आपको रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको बता दिए कि हमारे हार्ट के कौन से पार्ट में कौन से किस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है तो कैसे दिक्कत होगा। तो अगर एसटी वाले ग्राफ में अगर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है तो हम उसके नॉर्मल ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, नॉर्मल ग्राफ से हम मिला लेंगे। अगर मिलाने के बाद अगर वो ग्राफिक नहीं मिल रहा है तो हम तो इतना आसानी से बता सकते हैं कि ये वेंट्रिकल वाले पार्ट का डायस्टोल फेज सही नहीं हुआ होगा। मतलब कि रीप्लोराइजेशन जब दोबारा आ गया होगा तो उसी देखो दोबारा तो किसी कारणवश ही तुरंत दोबारा आ गया होगा ना, इतने आसानी तो ना दिन पॉज बना तो दोबारा आ जाए तुरंत। तो ये वेंट्रिकल में किसी प्रकार के प्रॉब्लम की वजह से ये वेंट्रिकल डायस्टोल सही नहीं किया होगा, इसकी वजह से वो ग्राफ जो आपका आया होगा वो सही नहीं आया होगा। तो इसमें ये चीजें पॉइंट समझ में आया, मतलब कि वो नावे जनरली ये जो एसटी वेव होता है हमारे वेंट्रिकल के डायस्टोल नॉर्मल ग्राफ को शो करता है। तो ये चीजें लगभग हमको लग रहा है कंप्लीट हो गया। एक पॉइंट और लिख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि हाँ इसमें काफी बच्चे ये क्वेश्चन आपको पूछ रहे थे सर जी क्यू आर एस इक्वल को सर जी आप कंप्लीट वेव क्यों बोलते हैं? कंप्लीट वेव नहीं, क्वेश्चन काफी कुछ लड़के क्वेश्चन कहते हैं कि सर जी वो जो आप क्यू आर एस बताए थे नंबर ऑफ 1 हार्ट बीट बताए थे ना, तो ऐसा क्यों वो एक नंबर ऑफ हार्ट बीट को कहा जाता है? तो मैंने देखिए वो क्वेश्चन का आंसर में मैं कमेंट में आपको दिया हूं, तो आप भी इससे घबराने की बात नहीं है। देखिए ये मैंने आपको पहले लिखवाया था कि क्यू आर एस को हम कंप्लीट वेव बोलते हैं। क्यू आर एस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट वेव बोलते हैं। कंप्लीट वेव का मतलब ये हुआ कि 1 हार्ट बीट, मतलब कि वो जो क्यू आर एस जो था ना आपका ये जो क्यू आर एस जो था, यहाँ से जो क्यू आर एस था तो ये तुम्हारा क्यू आर था, ये आर था, ये हमारा यस था। ये जो हमारा क्यू आर एस है ना ये कंप्लीट वेव है। देखिए कंप्लीट वेव है ना, तो ये जो क्यू आर एस इज इक्वल टू 1 हार्ट बीट के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईसीजी में क्यू आर एस जितना ज्यादा होगा तो हम इस ईसीजी के माध्यम से उसकी हार्ट बीट को भी बता सकते हैं। देखिए ये कंप्लीट वेव बन रहा है। देखिए यहाँ पे आपको जब मैंने आपको बताया था ये पी वेव, तो ये कहाँ कंप्लीट वेव बन रहा है? ये हमारा कंप्लीट वेव बन रहा है ना सीधा। देखिए ये आधा उल्टा है, आधा नहीं हुआ है, आधा ऊपर गया है, आधा नहीं गया, तो ये कहाँ आपका कंप्लीट वेव हुआ? तो ये कंप्लीट वेव में नहीं आती है। जो ये टी वेव जो ये सब जो टी वेव है, पी वेव है, ये सब कंप्लीट वेव में नहीं आता। ये क्यू आर एस पूरी तरह से इम्पल्स जनरेट हुआ होगा, उसके द्वारा जो ग्राफ शो किया होगा उसी को तो हम ईसीजी बोलते हैं ना। तो ये जो क्यू आर एस होता है इसे कंप्लीट वेव बोलते हैं। कंप्लीट वेव के कारण जो नंबर ऑफ हार्ट बीट होता है इससे हम रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से काउंटिंग कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ से पॉइंट से ये मतलब हुआ कि अगर किसी का ईसीजी में क्यू आर एस जितना ज्यादा होगा उसके आधार से हम नंबर ऑफ काउंटिंग हार्ट बीट काउंट कर लेंगे ना। तो ये चीजें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए क्यू आर एस इक्वल टू कंप्लीट वेव, ये वेव एक कंप्लीट फॉर्म होता है। ये मतलब कि जब सूचना बना होगा एवी नोड के पास आया होगा, एवी नोड आप जिस वेंट्रिकल वाले पार्ट में पुर्किंजे फाइबर के जिस वाले पार्ट में भेज दिया होगा, और वहां से जब भेजने के बाद सेट हो जाता है सूचना, तो एक हार्ट बीट उसी को हम वेंट्रिकल या कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो 1 हार्ट बीट सुनाई होगा ना। तो 1 हार्ट बीट के द्वारा ये ग्राफ शो करता है। तो यहां तक मैं मिटा दे रहा हूं। तो आया कि नहीं समझ में? अरे यार जैसे कि
यहाँ से एस सी नोड से इम्पल्स बना होगा, ये आ गया होगा ए बी नोड के पास। ए बी नोड क्या क्या होगा, वो सेट कर दिया होगा ना, जिस पार्ट में कंट्रैक्ट करना है उस पार्ट में वो सेट कर दिया होगा। तो ये सूचना बनाया, यहाँ पे सेट हुआ, इसको हम 1 हार्ट बीट बोलते हैं ना। तो 1 हार्ट बीट के द्वारा ये जो ग्राफ शो करता है, इसी को हम कंप्लीट वेव बोलते हैं, क्यू आर एस। क्यू आर एस के ये कंप्लीट वेव इसलिए कहा जाता है कि 1 हार्ट बीट के बराबर होता है। अगर हम बात करें थोड़ा सा डिसऑर्डर के बारे में पता करें, जैसे कि कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हार्ट अटैक हुआ, क्रोनिक थ्रोम्बोसिस हुआ, और बूढ़े एजों में, और मान लीजिए एस नोड डैमेज हो जाए तो उस समय ईसीजी आपका कैसा आएगा। तो जनरली मैं आपका ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ ईसीजी का मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया हूँ, आप आसानी से उससे कंपेयर कर सकते हैं ना। तो फिलहाल में मैं कुछ डिसऑर्डर डिजीज है उस केसेस में ईसीजी अगर आप करवा रहे हैं तो आपका वो जो ईसीजी है वो कैसा शो कर रहा है, ये चीज़ें हम आपको डिस्कस कर देंगे ना। तो ये हमारा लगभग लास्ट क्लासेस चल रहा है ईसीजी का। तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट का, व्हेन एसए नोड इज डैमेज। व्हेन एसए नोड इज डैमेज मतलब कि देखिए, व्हेन एसए नोड इज डैमेज, जब आपका एसए नोड ही खराब हो जाए तो उस समय आपका ईसीजी जो ग्राफ है वो कैसा शो करेगा। आप कभी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपका एसए नोड ही खराब हो जाए तो आप कभी सोच सकते हैं कि अगर एसए नोड खराब हो जाएगा तो हमें किस प्रकार की दिक्कतें होगी। नहीं सोच रहे तो सोचिए, ये जो, क्योंकि ये जो एसए नोड है ना, ये हमारा जो एसए नोड है यह हार्ट के ऑल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए तो इसे हम मस्तिष्क भी कह सकते हैं, हार्ट का मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही एसए नोड ही हमारे हार्ट के एक्टिविटी को शो कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि यही इम्पल्स बना रहा था। अगर सोचो इम्पल्स ही नहीं बनेगा तो हार्ट कैसे पंपिंग करेगा, कैसे प्रेशर बनेगा। जब पंपिंग नहीं करेंगे तो हमारे सेल के पास ब्लड सही नहीं पहुंचेगा, जब सेल के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो सेल को भोजन नहीं मिलेगा, जब सेल को भोजन नहीं मिलेगा तो सेल क्या करने लगेंगी, डीनेचर करने लगेंगी, मरने लगेंगी, डाई करने लगेंगी, जो सेल जो होगी अपने आप काम करना बंद कर देंगी। तो अनेक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर आपका एसए नोड डैमेज हो जाए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे हार्ट का एसए नोड काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर डैमेज हो जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। आपने सुना होगा कि हार्ट उनका एसए नोड खराब हो गया है, आर्टिफिशियल लगाया गया है। तो वो जो आर्टिफिशियल लगाते हैं ना, इसी प्रकार के इलेक्ट्रोड होता है, चिप होता है, कनेक्टर होता है, वो हमारे जिस जहाँ पे एसए नोड पाया जाता है वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं बाईपास सर्जरी से। ये जो ट्रांसप्लांटेशन आपने सुना होगा कि उनका दिल में छेद हो गया और वो बाईपास सर्जरी के द्वारा उनका सर्जरी किया गया होगा। तो वो सर्जरी नहीं होता है वहाँ पे, वो सर्जरी नहीं होता है, बाईपास सर्जरी उसको बोलते हैं। बाईपास सर्जरी का मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट को काट कर उसके रास्ते, पाइप के रास्ते वहाँ पे फिट कर दिया जाता है। तो ये जो मेमोरी टाइप होता है, इलेक्ट्रोड होता है, वहाँ हमारे एसए नोड की तरह काम करता है, मतलब चिप की तरह कनेक्टर होता है, उसमें सेट कर दिया जाता है हर चीज़ सूचना को। वो 2 साल या 3 साल तक एक्सपायरी डेट होता है, वहाँ 2 साल 3 साल तक चलता है, फिर आप निकाल कर फिर दोबारा लगवाना पड़ता है। तो ये जो कह रहा है कि जब एसए नोड खराब हो जाए तो उस समय कैसा आपका ईसीजी आएगा, जब बताओ, अब जब सूचना ही नहीं बनेगा तो ग्राफ कैसे शो करेगा। आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। चलो अगर नहीं अंदाज लगा सकते हो तो मैं खुद ही ग्राफ बता दे रहा हूँ। तो ये जो ग्राफ आपका शो करेगा ना, ये हमारा ऐसे ग्राफ है।
ये जो हमारा ग्राफ है ना हमारा, ये पी वेव है, ये क्यू वेव है, ये हमारा आर वेव है, ये हमारा एस वेव है, ये हमारा टी वेव है। तो इसमें क्या होता है कि पी वेव ही डिसअपियर हो जाता है, लिख सकते हैं पी वेव ही डिसअपियर। पी वेव क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब ये तुम सब बताओ, जब सूचना बनेगा ही नहीं, ऐसे नोड जब खराब हो जाएगा तो सूचना बनेगा ही नहीं, तो बनेगा लेकिन बहुत हल्का बनेगा, बहुत माइनर बनेगा, उससे कुछ होने वाले नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे नोड जो होते हैं हमारे सर जी आप तो बताए थे कि ऐसे नोड जो होते हैं, ऐसे नोड जो सेल होते हैं वो हमारे एबी नोड के भी पास पाया जाता है। हाँ पाया जाता है, ये सही बात है। ये जो इसलिए पाया जाता है, लेकिन ये एसए नोड की तरह काम नहीं करता है, काफी स्लो करता है, बहुत कम रेट में करता है। तो ऐसे कंडक्ट करेगा, ऐसे 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 करेगा, ऐसे करेगा, फिर धीरे 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 से रिलैक्स करेगा। तो ये फेज होता है। तो इसलिए बॉडी सेल में सही तरीके से वर्क नहीं हो पाता है, इसलिए हम आर्टिफिशियल एसए नोड लगवा लेते हैं। तो ये काफी सही है। तो ये देखिए, इसमें जब सूचना बनेगा ही नहीं तो ये ग्राफ कैसे ऊपर जाएगा, शो करेगा ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं जब सूचना बनता है तब ना ग्राफ बढ़ेगा। तो जब ग्राफ सूचना बढ़ेगी नहीं तो जैसा ये ग्राफ है वैसा ही रह जाता है, ये सूचना जनरेट नहीं करता है। तो जब सूचना नहीं, ये सेल नोड जब खराब हो जाता है तो ये स्लोप ही गायब हो जाता है या डिसअपियर हो जाता है। इसको हम पी वेव या डिसअपियर हो जाता है। ये ग्राफ बना लीजिए, ये एक और होता है, ये ग्राफ बना लीजिए। दूसरा जो वेव होता है इसको ये लिख लीजिए, यहाँ पे इसको मिटाकर दूसरे वाले जो ग्राफ कर दीजिए, ऐसे सीधा कर दीजिए डिसअपियर। ये पी वेव भी गायब हो जाता है। दूसरा जो ग्राफ है ये पी वेव भी गायब हो जाता है। ऐसे इसको मान लीजिए, मैं दूसरा ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, आप दूसरा ग्राफ बना लीजिएगा, उसी को मिटाकर मत कर दीजिएगा। दूसरा ग्राफ बना लीजिए, एक में वैसे नीचे वाला स्लोप बना दे दीजिएगा, दूसरे वाले में इस पी वेव को ही गायब कर दीजिएगा। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ पी वेव डिसअपियर। तो आ रहा है समझ में। तो इसमें पी वेव जब ही खराब हो जाएगा तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि पी वेव जो होगा, मैंने आपको बताया था पी वेव जो हमारा रिप्रेजेंट करता है एसए नोड को डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड ना जी, डीपोलराइजेशन ऑफ एसए नोड को हम आपको बताए थे। मतलब कि डीपोलराइजेशन हमारे एसए नोड के डीपोलराइजेशन को शो करता है ये पी वेव। तो सोचो जब पी वेव भी खराब हो जाएगा तो डीपोलराइजेशन कहाँ से होगा, वो कहाँ से पोलराइज करेंगे। तो इसीलिए ग्राफ पी वेव जो होता है गायब हो जाता है। ये लिख लीजिए, बना लीजिए फिगर। ये आपके फिगर से कभी किसी प्रकार से इधर नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये लिख लीजिए, बना लीजिए। मिटा दे रहा हूँ। लिखिए, वेन हार्ट अटैक जब हार्ट अटैक आता है तो उस समय आपका ईसीजी कैसा शो करता है। ये काफी काफी स्टार है, अच्छा है क्वेश्चन ये। जैसे कि अगर आप किसी पेशेंट का हार्ट अटैक आया तो उस समय आप ईसीजी चेक कर रहे हैं तो ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन कैसा शो कर रहा है, तो ये तो जानना पड़ेगा ना। तो आइए हम बताते हैं ईसीजी। अगर आपका हार्ट अटैक आ गया तो उस समय क्या होगा। हार्ट अटैक के केसेस में क्या होता है,
जनरली इसमें जो पी क्यू आर एस और टी जो वेव होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, डिसएपियर पी यस और टी वेव। इसमें आपका जो यस और टी वेव जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह स्लोप में आ जाते हैं, एक सीधे प्लेन में आ जाते हैं, इसमें गायब हो जाते हैं। ये हार्ट अटैक के किसी में होता है। जब हार्ट अटैक आता है तो आपने सुना भी होगा, हार्ट अटैक जो होता है अचानक आ जाते हैं। तो मान लीजिए मैंने आपको यस और टी में जो आपको मैंने बताया था कि वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब रिलैक्स अवस्था में नहीं आए होंगे, तो हार्ट अटैक में तो यही तो होता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, कंट्रैक्ट में ही रह जाते हैं, रिलैक्स में ही अवस्था में रह जाते हैं। तो हार्ट अटैक में देखेंगे तो ऐसा शो ग्राफ करता है, वो उसी कारण होते हैं। देखो इसी कारण तुम्हें नहीं लग रहा है कि मान लीजिए वो रिलैक्स अवस्था में जब हुआ होगा, सही जब कंट्रैक्ट किया होगा उसी में इसमें हार्ट अटैक आ गया होगा, और रिलैक्स हार्ट कंट्रैक्ट में ही रहा होगा, रिलैक्स नहीं हुआ होगा, तो इसलिए वो ग्राफ सही नहीं आया होगा। तो ये चीजें हैं। तो ये जनरली हार्ट अटैक के केसेस में होता है। ये बना लीजिए, एक और ग्राफ होता है हार्ट अटैक में, थोड़ा सा इसको बना लीजिए, इसको मिटाना मिटा दे। तो एक और ग्राफ आता है इसमें जो पी वेव की जो लंबाई होती है ना, पी वेव की जो लंबाई होती है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। पी वेव की जो लंबाई होती है पी वेव की जो लंबाई होती है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। पी वेव की जो लंबाई होती है, पी वेव की जो लंबाई होती है क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। देखो ये पी वेव की लंबाई बढ़ी है ना, पी वेव की जो लंबाई होती है बढ़ जाती है, या तो ये ग्राफ शो करेगा या तो एस टी वेव डिसअपीयर हो जाएंगे। तो ये फिगर बना लीजिए। मार्कर में स्याही भी लग रहा है, खत्म हो रहा है, तो खत्म होने चाहिए क्योंकि लेक्चर भी खत्म हो रहा है मेरा। तो ये मिटाना है, लिख लीजिए यहाँ पे आप पी वेव लिख लीजिए। ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, ये हमारा यस है, ये हमारा टी है। अगर किसी भी आज जो लोग अगर ये आप जो लोग को नया देख रहे होंगे, अगर आर यस क्यू में अगर दिक्कत है तो पीछे वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में बताया था ना जी, हाँ फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में। तो ये मिटा दे रहा हूँ। हाँ ओल्ड एज में लिख लीजिए, ओल्ड एज। ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में जो ईसीजी जो होता है जनरली आपका ईसीजी में जो सॉरी ओल्ड एज में जनरली ये तुम्हारा ऐसे 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 है।
ये ग्राफ पी ये जो तुम्हारा ये ग्राफ जो होता है वो सही तरीका से शो नहीं करता है, मतलब कि ये तुम्हारा एस टी वेव जो होता है स्लोप में आ जाता है, सही तरीका से कंट्रैक्ट रिलैक्स में एस टी वेव नहीं हो पाता है। जैसे कि ऐसे ऐसे देखे होंगे उनका जो हार्ट जो होता है धीरे धीरे काम करता है। तो ये टी वेव जो आपका मैंने बताया था कि रिलैक्स इस अवस्था में बताया था ना, तो ये पी ये लंबाई जो होती है स्लोप में आने लगती है, घटने लगती है। जनरली ये ग्राफ वो ओल्ड एजेज में होता है। जब ओल्ड एज में अगर आप ईसीजी करवा रहे हैं तो जनरली ये आपका जो टी वेव जो होगा थोड़ा सा स्लोप में आता रहता है। यस और टी वेव में थोड़ा सा यस और टी में भी दिक्कतें होती है। ये हमारा लेक्चर लगभग कंप्लीट हो गया ना। तो अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक ले देख रहे हैं तो अंत देखने के बाद अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और रेट वो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो फिलहाल में हम चलते हैं अगले क्लासेस, अगले हम मिलेंगे कल। कल के वीडियो में मैंने आपको कल के वीडियो में मिलेंगे यूरिनरी सिस्टम, फिर से स्टार्ट करेंगे ना। तो आज हमारा ईसीजी लगभग कंप्लीट हुआ। तो अगर तो फिलहाल में अगर आप जो जो भी स्टूडेंट जो भी कर रहे हैं क्लासेस देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरा जितना भी क्लासेस है जितना भी मैं लूँगा आगे तक ले। ऐसे तो आपको तीन ही एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ाना है, लेकिन मैं अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो मैं पूरा पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा दूँगा। तो कोई चार्जेस नहीं है इसमें, आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। बस एक बार आप सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपका वीडियो अपने आप आपके मोबाइल फ़ोन पे चला जाएगा। तो चलते हैं, हम कल मिलेंगे। गुड बाय, गुड नाइट।